नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ के इस भोजपुरी फिल्म अभिनेता को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। जानिए कौन है वो। आज हम उस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनको आजमगढ़ जिले की आन बान शान आप कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में इनको बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वर्ल्ड आइकॉन का अवार्ड दिया गया है। इनके उत्कृष्ट अभिनय और इनके 60 फिल्मों के कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग और लेखन के ऊपर, जिनका नाम है सत्यप्रकाश सिंह। सत्यप्रकाश सिंह सगड़ी तहसील के लाटघाट बैरीडांड के रहने वाले हैं और लगभग 20 वर्षों से अपने अभिनय की यात्रा में काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आपने लगभग 30 से 35 भोजपुरी फिल्मों में खलनायक का अभिनय किया है। कई हिंदी फिल्मों में आपने अभिनय किया है। लगातार 60 फिल्मों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को उठाते रहे हैं, लिखते रहे हैं और आज की तारीख में वह एक वर्ल्ड आइकॉन बनकर उभरे हैं। आइए मिलते हैं सत्यप्रकाश सिंह से और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बताएं और अपने अभिनय की शुरुआत से अब तक के सफ़र के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यप्रकाश सिंह है और मैं आजमगढ़ लाटघाट के बगल में गांव है बैरीडांड, वहाँ का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस तरह का इंटरव्यू हमारे लिए रखा और समाचार इंडिया लाइव को। और आप हमारे बहुत ही अजीज़ मित्र और बहुत ही उम्दा पत्रकारिता के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वीर सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो अभी हमारी जो शुरुआत हुई 1997 में, 96 लास्ट और 97 फर्स्ट से शुरू हुई। और हम सबसे पहले आकाशवाणी गोरखपुर गए। उस समय हमारे तत्कालीन बहुत ही करीबी हुआ करते थे बच्चांजुम जी। अब बेचारे वो इस दुनिया में नहीं हैं। वो पहली बार हमको आकाशवाणी लेकर गए। हमने वाचिक अभिनय में अपना पहला इंटरव्यू दिया था, लेकिन हम फेल हो गए। फिर उसके बाद हमारा दूरदर्शन आना जाना हुआ गोरखपुर में। तो गोरखपुर में भी कभी हम पास नहीं हो पाए। बी ग्रेड बी हाई ग्रेड के ऑडिशन हुआ करते थे उस वक्त, 97 में नहीं पास हुए। लेकिन वहाँ पे कुछ ड्रामा होते थे जहाँ पर हमको काम करने का मौका मिला। जैसे वहाँ पे गुड़ भैल गोबर, रामनाथ शुक्ला जी, बहुत सारे लोग करते रहते थे। कुछ न कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर हमको मिलते थे। 1998 में दूरदर्शन मऊ का उद्घाटन हुआ। उस वक्त काफ़ी काम हमने किया वहाँ पे। काफ़ी दिनों तक, 2 साल तक लगातार हम लोग दूरदर्शन पे काम करते रहे और बहुत अच्छा काम करते रहे। और उसमें तत्कालीन हमारे घर से लगभग दूरदर्शन 40 से 45 किलोमीटर पड़ता है। उस वक्त आलम ये था कि हम साइकिल से शूटिंग के लिए चले जाते थे और काफ़ी मशक्क़त के बाद और काफ़ी मेहनत के बाद हम वहाँ पे टिक पाए थे। और कभी कभी तो रात हो जाती थी तो वहीं रुकना पड़ जाता था। और उस समय के हमारे साथी श्री गोविंद यादव वगैरह लोग थे जो हमें काफ़ी सपोर्ट करते थे, आज भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये सिलसिला थोड़ा सा रुका जाके सन 2000 में, जब हम मुंबई से अकारण वापस नहीं आए। 2000 में जब हम मुंबई गए तो उस वक्त हमारी स्थिति बहुत खस्ता हाल थी। हम चलने फिरने में असमर्थ थे। एक तरह से कहिए कि पारिवारिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। उसी वक्त मार्च में पिताजी का देहांत हो गया और बहुत कष्टमय रहा उनका देहांत। लेकिन उस दौरान, उनके देहांत के पूर्व में, हमारा दिल्ली आना जाना हो चुका था। और दिल्ली भी हम गए तो सीधे मंडी हाउस गए, जहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, श्री राम थिएटर है, साहित्य अकादमी है, सारे साहित्य के गढ़ हैं, दूरदर्शन है, सब कुछ है। तो वहाँ उस कैंपस में उठना बैठना हमारा हो चुका था। प्ले देखना शुरू किया, सिलसिला शुरू किया और धीरे धीरे नाटकों के प्रति रुचि बढ़ी। वहाँ के कई नाटकों में हमने हिस्सा लिया। छोटे छोटे कैरेक्टर मिल जाते थे, हम बहुत खुश हो जाते थे। और दिल्ली में ही रह करके हमने लगभग 3-4, उस समय टेली फिल्में हुआ करती थी, दूरदर्शन हुआ करता था, अभी ये नए चैनल नहीं आए थे। छोटा छोटा कैरेक्टर, कहीं झाड़ू लगाने का कैरेक्टर, कहीं डॉक्टर के साथ जो एक कंपाउंडर होता है उसका कैरेक्टर मैंने नेत्रदान में किया, कशिश किया, आकांक्षा किया, कई सीरियल इस तरह का हुआ। और धीरे धीरे ये सफ़र चला। लेकिन 2000 में ब्रेक हुआ पिताजी की डेथ के बाद। तो घर की जिम्मेदारियां थीं, उसको फिर से हमने संभाला। और आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मतलब फिर से उठ के खड़ा होना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती का सामना किया हमने और साइकिल से यात्रा करके दोहरी घाट जा करके हमने ये
कंप्यूटर की पढ़ाई की और कंप्यूटर की पढ़ाई पूरा करने के बाद हमने 2003 में खुद एक नटराज कंप्यूटर सेंटर के नाम से लाटघाट में एक डिज़ाइनिंग और डिजिटल स्टूडियो और कार्ड छपाई का काम शुरू किया। और उसके बाद से थोड़ा अर्निंग होने लगी तो हमको आने जाने में थोड़ी सी सुविधा होने लगी और 2005-06 से फिर से हमने अपने काम को शुरू किया। 2-3 साल हमें ब्रेक रहना पड़ा। इस बीच में तमाम नेगेटिव लोगों से हमारी मुलाकात भी होती रही, तमाम नेगेटिविटी आते रहे लोग और इस तरह से डिस्चार्ज करते थे कि कभी मन करता था कि हम छोड़ दें बिल्कुल और ख़त्म कर दें इन सारे सिलसिलों को, आगे ना बढ़ें। लेकिन हौसले और हिम्मत की वजह से हम चलते रहे। कुछ हमारे बहुत ही अजीज़ रहे उस वक्त के, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, राम सिंह पटेल जी, आज सहायक अध्यापक नहीं है बल्कि प्रधानाध्यापक हैं जूनियर हाई स्कूल में काजी गाँव में। बहुत ही उन लोगों ने तब भी हमारा उसी तरह सपोर्ट किया और आज भी उसी तरह से सपोर्ट करते हैं। बाकी लोगों के अंदर बहुत निगेटिविटी थी और बहुत लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया हमें। फिर कुछ गैप करने के बाद धीरे धीरे सिनेमा, एल्बम, छोटे छोटे काम शुरू किया हमने और 2009 से नथुनिया पे गोली मारे, उसके पहले 1-2 और फिल्में थी, उससे हम रिटर्न बैक कर चुके थे। तो बॉम्बे में अच्छे से काम शुरू हुआ। उसके बाद एक लंबा सिलसिला चल पड़ा। नथुनिया पे गोली मारे की शुरुआत में अभी हीरा सरोज जी हमारे बीच में नहीं है, बहुत ही बड़े कैमरामैन थे, अभी जल्दी उनका देहांत हो गया। उन्होंने ही हमें अजय श्रीवास्तव से मिलवाया था। बहुत बेहतरीन डायरेक्टर और बहुत ही अच्छे उम्दा किस्म के डायरेक्टर हैं। उन्होंने हमें परखा, समझा, जाना। नथुनिया की गोली मारे से सफ़र शुरू किया और उनकी कई फिल्मों करते हुए हम तेरे नाम में आए। तेरे नाम एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत ही अच्छा करैक्टर हमने किया है, जो जीप से पूरी तरह से एक्टिंग किया है। और उसी बीच में आलोक सिंह जी एक तरह से इंडस्ट्री के मेकर थे और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे थे, उनसे जुड़ना हुआ। उसी समय डायरेक्टर प्रमांशु सिंह से मुलाकात हुई। उनकी फिल्म साजन चले ससुराल, देवरा मनवा डोले, छपरा एक्सप्रेस में जो उन्होंने करैक्टर मेरा डिसाइड किया, छपरा एक्सप्रेस ने ही मुझे बहुत बड़ी ऊंचाई दी। और धीरे धीरे सिनेमा का एक बहुत लंबा दौर चल पड़ा। तब से बहुत सारे लोगों ने बीच में हमारा कंपटीशन कहिए या चाहे जो कुछ भी कहिए, जलन कहिए, ये सिलसिला चलता रहा। चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे कि इस तरह के कंपटीशन होते रहते हैं कि प्रतिभा को पीछे ढकेलना और गैर प्रतिभाशाली लोगों को आगे किया जाता है। तो उसके बाद से लगातार सिलसिला चलता रहा। फिर 2017 में आकर के हिंदी फिल्म मझधार किया हमने और काफ़ी फिल्में 30-35 के 40 के आसपास फिल्में हैं, लगातार हम करते जा रहे हैं। और अभी एक हमारी फिल्म अभी आई है जस्ट, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यही रहा हमारा छोटा सा सफ़रनामा। सत्यप्रकाश जी, वर्ल्ड आइकॉन अंतर्राष्ट्रीय संस्था SS2 ह्यूमन राइट की तरफ से आपको किस विषय के लिए और किस कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। वर्ल्ड आइकॉन होना एक अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है। SS2 ह्यूमन राइट संस्था जो बांग्लादेश की वैश्विक संस्था है। पिछले दिनों हम एक शूटिंग के दौरान मशगूल थे और अचानक मुझे एक फ़ोन आया। वो फ़ोन धाराधाम इंटरनेशनल के चेयरपर्सन सौरभ पांडे जी का था। उन्होंने कहा कि आपकी एक शॉर्ट मूवी है जो हमारे चैनल पे थी, रन कर रही थी, ये मंदिर ये मस्जिद और ये कोरोना और गरीब। लेकिन ये मंदिर ये मस्जिद से कुछ लोग बहुत प्रभावित हैं। हमने कहा कौन वो लोग हैं? कल इस देश के नहीं हैं, दूसरे देश के लोग हैं। उनके कुछ लोग यहाँ पे हैं अनुयायी जिन्होंने आपसे टच करने के लिए बोला है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस चीज़ों को देखा जा रहा है। और फिर बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर उनके लोग आए और उसके बाद सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएँ शुरू हुई। और उसके बाद मुझे उस फिल्म के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया था, मैं खुद लिखा था उसको, खुद डायरेक्ट किया था, उसको जो मैंने डिज़ाइन किया था उस डिज़ाइन को उन लोगों ने पसंद किया कि ये सवाल इस दौर में भी खड़ा किया जा सकता है। तो उन लोगों को बहुत पसंद आई। और ख़ासकर जब इन्होंने मेरा पिछला इतिहास जाना तो और भी मतलब उनको लगा कि नहीं, आप उसके हकदार हैं और आपको ये हक मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे काम, अभिनय और मेरे लेखन और मेरे कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग पर उन लोगों का फोकस रहा। संस्था ने आपका किस प्रकार से चयन किया, उसकी प्रक्रिया क्या रही? क्रिया वही जैसे मैंने बताया कि पहले हमको सूचना मिली, तो सूचना के आधार पर हमको बुलाया गया। तो मैं गोरखपुर जा रहा था, तो बीच में सौरभ जी से मिला मैं, और सौरभ जी ने सारी प्रक्रिया को बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें। तो मैं जितने हमारे पास एविडेंस थे, हमारे यूट्यूब के जितने क्लिप्स थी और यूट्यूब के जितने लिंक्स थे, सब कुछ मैंने उनको शेयर किया। और बाकी कुछ लिख पढ़ के भी देना था, मैंने उनको दिया। और उन्होंने उसको उनके जो संस्था ने हमको सम्मान दिया है, उसके भी 1-2 अनुयायी लोग थे, सबके सामने मेरे साक्षात्कार भी हुआ। और तब जा कर के ये डिसाइड किया गया कि नहीं, हम उसकी पात्रता रखते हैं। आप 60 फिल्मों पर काम करते हैं,
जो कि काफ़ी समसामयिक होती हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? मेरा चैनल है नटराज यस फिल्म्स। उस चैनल को जो हमने बनाया था तो इसी उद्देश्य से बनाया था कि बहुत ऐसे कला पारखी लोग हैं जिनको कलात्मक चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से ही सारी चीज़ों को नहीं देखा जा सकता। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आज की तारीख में भटक रहे हैं, उनको एक सिंपल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहाँ से वो एजुकेटेड होकर के एक्टिंग की बारीकियों को सीख करके और अपने को प्रस्तुत कर सकें। तो हमारे पास एक लंबा बच्चों का एक टीम है, बहुत लंबे स्ट्रगलर आर्टिस्टों की टीम है। तो उसमें मैंने सोचा कि ये इधर उधर भटक के ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें शोषण भी है और अच्छा भी है। तो शोषित हो जाएंगे तो फिर इनका मन टूट जाएगा और ये कला से हट जाएंगे। तो उनके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। और दूसरा कि शॉर्ट फिल्म बनाने का मेन उद्देश्य यही था मेरा कि जो हमारे आसपास शहरों पे बहुत काम होता है, लेकिन हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो घटनाएं बड़ी होती हैं, छोटे लेवल की होती हुई बहुत बड़ी होती हैं। तो उनको क्यों ना हम कलेक्ट करके, छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करके जो रियल घटनाएं हैं उस पर काम किया जाए। तो मैंने जो भटकते हुए आर्टिस्ट थे उनको कलेक्ट किया और जो अछूती जो चीज़ें थी उसको कलेक्ट किया, और कलेक्ट करके दोनों का समन्वय बना करके मैंने ये शॉर्ट फिल्मों का काम शुरू किया। इसमें कहीं से कोई फंडिंग भी नहीं होती है, कहीं से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक ये है कलात्मक चीज़ें हम बनाते हैं और इसी कलात्मक चीज़ों के निर्माण की वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे पहचान मिली। तो मुझे लगा कि मेरा काम ये बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। क्योंकि बहुत ही सार्थक की स्थिति में मुझे कभी कभी बीच में ये लगता था कि ये काम छोड़ देना चाहिए, बहुत इन्वेस्ट हो रहा है लेकिन कुछ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब ये इस अवार्ड का ज़रिया बना ये काम मेरा, तो मुझे बहुत दिल से खुशी हुई कि नहीं, ये मेरा काम बिल्कुल सही दिशा में था, बहुत सार्थकता की तरफ था। आप भोजपुरी की 35 से 40 फिल्में कर चुके हैं, कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। क्या भारत में आपको आज तक किसी अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ये हमारा दुर्भाग्य कहिए या जो लोगों ने नामित नहीं किया उनका स्वभाव कहिए, अभी तक मुझे कभी भी नामित नहीं किया गया। और ये मैं मानता हूँ कि उन लोगों ने अगर नामित नहीं किया हुआ, जिस भी भाव में आके उन्होंने नामित नहीं किया, और कुछ एक दो बार हमें नामित करने की बात चली तो ऐसी शर्तें थी, ऐसी कंडीशन थी, तो मैंने सीधे इनकार किया कि नहीं, मुझे मेरे काम से जाना जाएगा जिस दिन, वो मेरे लिए छोटा सम्मान होगा चाहे बड़ा, वो मैं लूँगा, लेकिन इस तरह से मैं आकर के प्रायोजित सम्मान मैं नहीं ले सकता। और ये वजह रही कि मुझे कभी भी इस तरह के प्रायोजित सम्मान के लिए नहीं बुलाया गया। और बाकी तो कोरोना काल में तमाम इस तरह के चीज़ें हुई, जैसे सौरभ जी ने और महाराष्ट्र के एक उद्योगपति हैं भाऊ, उनके द्वारा जो भी हमको कोरोना सम्मान मिला, लेकिन वो सिनेमा से सम्मान से अलग था। इस तरह के तमाम वो हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि अवार्ड फंक्शन हो रहे हैं, लेकिन कभी मुझे पूछा नहीं गया। जो पूछा गया तो वो प्रायोजित थे, इसलिए मैंने उसको इनकार कर दिया। अभी अभी हाल ही में आपकी एक वेब सीरीज आई है NCR, जो कि काफ़ी चर्चा में है और आपका किरदार भी काफ़ी सराहनीय है। जी, ये एक तरह से जैसे भोजपुरी में हमारी छपरा एक्सप्रेस फिल्म रही, तेरे नाम रही, माइलस्टोन फिल्म, उसी तरह से मेरी लाइफ की ये माइलस्टोन फिल्म है। और ये काफ़ी बेहतरीन इसलिए है कि उसमें जो भी मेरे को आर्टिस्ट थे वो लगभग सब थिएटर के मजे हुए आर्टिस्ट थे। NSD के ज़्यादा बच्चे हैं उसमें। और सब्जेक्ट इतना प्यारा था कि NCR के आसपास, जो दिल्ली राजधानी के आसपास की जो इलाके हैं, वहाँ पे जो एक नया कल्चर डेवलप हुआ है, जैसे कि नए बच्चों के साथ यौन शोषण का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उस पर वो फिल्म है, सत्य घटनाओं पर आधारित है लगभग। और उसमें मैंने अपनी बहुत ही एनर्जी, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ मैंने उसमें काम किया है और बहुत ही बेहतरीन काम करने की कोशिश किया है, मैंने प्रयास किया है। मैं तो कहूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक इस समय हमको देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल MX प्लेयर पे वो फिल्म है NCR, उससे देखें। थोड़ा रियलिस्टिक है, इसलिए थोड़ा उसको उसी हिसाब से देखें। और काफ़ी मेहनत किया है मैंने, काफ़ी ढंग से उसको काम किया है, और आपको कुछ देखने में आपको खुद फ़ख्र महसूस होगा कि नहीं, इस इंसान ने अच्छा काम किया है। जी, आप यहाँ के लिए वर्ल्ड आइकॉन हो चुके हैं, ऐसे में नए उभरते हुए कलाकारों को क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड आइकॉन तो सब यहाँ के लोगों की देन है, इन लोगों का प्यार है, देश का प्यार है। उभरते हुए कलाकारों के लिए मेरा बस इतना ही एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि आप अपनी दिशा को सही करिए, और जब तक आप सही दिशा में नहीं जाएंगे मंजिल आपको नहीं मिलने वाली है। और किसी सक्सेस पर्सन का आप अपना हाथ उनके हाथ में देकर कहिए कि नहीं, हमको 2 कदम आप चलाएं। उसका तात्पर्य ये है कि जो एजुकेटेड है एक्टिंग से, जो सक्सेस है एक्टिंग से,
उस व्यक्ति के इर्द गिर्द रहने की एक ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी 3 साल 4 साल थिएटर के आसपास घूमना शुरू किया था, छोटा छोटा कैरेक्टर किया था। आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उस वक्त प्लेटफॉर्म भी नहीं थे। आज तमाम हमारे जैसे लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं आर्टिस्टों का। हमारे टीम में 70 आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं, जिनको मेरी प्रेरणा की वजह से, चाहे कहिए जो मेरे मार्गदर्शन की वजह से। तो मैं आज के आर्टिस्टों को बहुत ही निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि आप किसी के बहकावे में न जा कर के, कोई भी आपको कहता है कि हम बड़ा काम दे रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके पहले आप उसकी प्रोफाइल को चेक करिए, क्या वो खुद उस काबिल है या नहीं। अगर नहीं है तो ये बहुत बड़े ठगी का आप शिकार हो रहे हैं, और अगर है तो आप उसका हाथ पकड़ के चलने के लिए बिल्कुल सक्षम बनिए और सीखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना सीखेंगे आप, जितना जानेंगे, परिस्थितियों को समझेंगे, उतने अच्छे से आप अभिनय कर पाएंगे। और वक्त मिले, जिन भी परिस्थितियों में आप हों, अगर वक्त मिले थिएटर ज़रूर करें। थिएटर से आपकी प्रतिभा में निखार आएगा। और मैं अपनी तरफ से जो कहना चाह रहा हूँ कि वो अगर कोई भी व्यक्ति अगर वाकई में मेहनत से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, सही मार्गदर्शन में काम कर रहा है, तो उसको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। मैंने उसका बहुत ही जीता जागता मैं एक प्रमाण हूँ, क्योंकि मेरे समय में मेरा कोई गाइडर नहीं था। हम लोग ठोकर खा खा सीखे हैं, तो जो ठोकरें हम खाए हैं वो आपको बता रहे हैं कि आप एक गाइडर रखिए और उस हिसाब से चलिए, बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि मुझे 22-23 साल के बाद वो चीज़ मिला है जो मैं मानता हूँ वो मेरा हक रहा होगा। देश के लोगों ने नहीं समझा, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने समझा वो बहुत बड़े लेवल पे समझा। राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में तो नहीं आया, लेकिन डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में आया। इसके लिए तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, अपनी किस्मत को कहूँगा। और हमारे धाराधाम इंटरनेशनल और हमारे सौरभ जी, जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ों को हमसे जोड़ने का प्रयास किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर मैं कहूँगा कि ये जो नए कलाकार हैं वो सही मार्ग पे चलें, सही लोगों से जुड़ें और सही काम की परख करें और सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर डालें। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और आपने अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, कम से कम आपने हमको इस लायक समझा। और मैं आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल को फिर से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।